हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं शरद यादव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लैंस एकेडमी पर। दोस्तों, हम लोग कर रहे थे लास्ट क्लास में अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बारे में, जिसमें हम लोगों ने पहली क्लास को कंप्लीट किया था। हालांकि इससे पहले मैंने नॉर्थ अमेरिका को लगभग 4 से 5 क्लासेस में बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही बेस्ट तरीके से मैंने कंप्लीट कराया। साथ में साउथ अमेरिका को भी मैंने 2 या 3 लेक्चर में कंप्लीट किया और अफ्रीका महाद्वीप यानी तीसरा कॉन्टिनेंट हम लोग कवर कर रहे हैं, जो कि इस तरीके से पूरे यूट्यूब पर आपको एटलस के माध्यम से कोई नहीं पढ़ाएगा। और आप पहले लेक्चर को भी देख सकते हो, दूसरे को भी देख सकते हो, इसको भी देख सकते हो। कोई भी पैटर्न को मैंने चेंज नहीं किया। एक एक लोकेशन के साथ आपकी नदी, घाटियां, पर्वत, पठार, शहर, उद्योग धंधे या कोस्टल एरिया, हर एक चीजों को मैंने कवर किया है, जो कि इतना स्टैंडर्ड तरीके से आपको एटलस समझने में आ रहा होगा कि इस तरीके से कोई भी नहीं पढ़ाता है। क्योंकि होता एटलस सभी के पास है, लेकिन पढ़ने का तरीका आप लोगों का सही नहीं होता है, जिसकी वजह से वर्ल्ड ज्योग्राफी के आप लोग क्वेश्चन यूपीएससी, आरओआरओ, पीसीएस, अदर स्टेट एग्जाम्स में आप गलत कर देते हैं। तो यहां पर आपको मैं पूरा कंप्लीट स्टडी करा रहा हूं, जिसमें आपको पीडीएफ के हैंड राइटेड नोट्स भी देता हूं। एटलस की नहीं मैं बात कर रहा, एटलस तो आप लोग खरीद लोगे, लेकिन उस एटलस में हमें किस क्रोनोलॉजी के साथ पढ़ना है, इसके हैंड राइटेड नोट्स मैं खुद आप लोगों को टेलीग्राम पे प्रोवाइड कराता हूं, जिसमें आप नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के नोट्स को भी देख सकते हो। साथ में अब अफ्रीका कॉन्टिनेंट आपका कल आपका जब कंप्लीट हो जाएगा तो हम इसके भी नोट्स आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग नॉर्थ मतलब कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट में हम लोगों ने पहले लेक्चर में कुछ चीज़ों को कवर कर लिया था, जिसमें स्पेशली हम लोगों ने कुछ इस तरीके से मोरक्को से शुरुआत करते हुए हम लोगों ने काफ़ी लोकेशन को ट्रैक किया था। मोरक्को हो गया, अल्जीरिया हो गया, ट्यूनीशिया हो गया, लीबिया हो गया, इजिप्ट हो गया, सूडान हो गया, इरिट्रिया, इथोपिया, जिबूती, सोमालिया, ये सारी लोकेशन को हमने यहाँ पे कुछ उनकी विशेषताओं के साथ भी कवर किया था। ऐसा नहीं कि केवल देश और राजधानी पढ़ा रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप पहले लेक्चर को भी देख सकते हो, अफ्रीका का इससे पहले वाला लेक्चर देखो, आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से एटलस को पढ़ा जाता है। तो इसमें हम लोगों ने ये सारी चीजों को कवर कर लिया था। बाबल मंदेब, जल संधि वगैरह, भूमध्य सागर, ये सारी चीजों को हम लोगों ने कवर किया था। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को कुछ यहां पर रोका था। अगर मैं इसको जूम करके दिखाऊं तो तंजानिया के 2 आइलैंड को मैंने बताया था, एक तो पेम्बा आइलैंड, एक जांजीबार आइलैंड और एक माफिया आइलैंड। लेकिन पेम्बा और जांजीबार आइलैंड को मैंने क्लोव आइलैंड का नाम दिया गया था। क्लोव आइलैंड का मतलब होता है यहाँ पर सबसे अधिक लौंग की खेती होती है। किसकी खेती होती है? लौंग की खेती। और एटलस मैप में आपको ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कैसे लिखनी होती है, छोटे छोटे करके कहां कहां पर आप लिख सकते हो, इसकी जानकारी आप मेरे पीडीएफ से देख सकते हो, जो शॉर्ट नोट्स में प्रोवाइड कराता हूं। उसमें नॉर्थ अमेरिका का मैप मैंने दिया है, साउथ अमेरिका का दिया है, कि जहां पर आप देखोगे इसी एटलस में मैंने सारी इंफॉर्मेशन को लिखा है, लेकिन कैसे लिखते हैं वो भी आप लोगों को समझ में आ जाएगी। फिर यहीं पर आज की क्लास में हम लोग शुरू करेंगे, क्योंकि आपके सामने एटलस में अफ्रीका महाद्वीप भी होगा और अफ्रीका का फिजिकल मैप भी होगा, पॉलिटिकल मैप भी होगा। लेकिन मैं पीडीएफ में जरूरत पड़ने पे पॉलिटिकल और फिजिकल दोनों में हम लोग साथ में तैयारी करते रहेंगे, और कोशिश करूंगा कि आज ही मैं आपको अफ्रीका महाद्वीप कंप्लीट करा दूं। मैं कोशिश यही रखूंगा ताकि कम समय में आप लोग रिवीजन कर पाऊं। और तंजानिया को अगर हम देखेंगे तो तंजानिया में यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट शहर है दार एस सलाम, जो आपको सामने दिख रहा होगा, और ये देखोगे कि आप एक कोस्टल रीजन पर है। ठीक है, ये पूर्वी अफ्रीका का सबसे व्यस्त बंदरगाह माना जाता है। यानी कौन से अफ्रीका का? पूर्वी अफ्रीका का। कैसे? मैंने कहा क्योंकि आप देखोगे ये वाला जो जोन होता है इंडियन ओशन का, ये आपका ईस्ट जोन होगा। कौन सा जोन होगा? ईस्ट। अर्थात कि ये पूर्वी अफ्रीका का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे व्यस्त बंदरगाह माना जाता है दार एस सलाम। और ऐसा क्यों कहा जा रहा है? जो कि तंजारा रेलवे का एक पूर्वी जंक्शन भी है। तंजारा रेलवे की अगर हम बात करेंगे तो क्योंकि ये जो रेलवे है आपकी दार एस सलाम रेलवे स्टेशन से आप देखोगे तो आप तंजानिया होते हुए, डोमिनिकन रिपब्लिक ऑफ कांगो होते हुए, अंगोला के कुछ इस जगह पे बेनेगुला की बात करें तो एक तरीके से आप देखोगे कि अफ्रीका के पश्चिमी छोर को पूर्वी छोर से कनेक्ट किया जा रहा है। या दूसरी बात अगर कहूं तो इंडियन ओशन को आपके साउथ अटलांटिक ओशन से भी कनेक्ट किया जा रहा है। और ये जो रेल है, ये तंजारा रेलवे का पूर्वी जंक्शन कहा जाता है तंजारा का, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे कि एक तरीके से दार एस सलाम आपका पूर्वी रेलवे स्टेशन है, और वैसे ही बेंगुला जो है, बेंगुला, ये आपका कौन सा रेलवे स्टेशन हो जाएगा? ये आपका पश्चिमी रेलवे स्टेशन हो जाएगा। और यहीं पर आपने जलधाराओं के बारे में अगर पढ़ा होगा, बेंगुला की जलधारा जो कि ठंडी जलधारा है, क्योंकि ये जीरो मतलब ध्रुवीय क्षेत्र से आपके विषुवत रेखा की तरफ आती है, तो बेंगुला की जलधारा इसी के नाम पर रखी गई। यहाँ पे अंगोला के पास जो बेंगुला है, इसी के नाम पर इसको रखा गया, बेंगुला की जलधारा भी कह देते हैं। तो हम बात कर रहे थे तंजानिया में दार एस सलाम की बात कर रहे थे, और यहीं पर आपको एक मोजाम्बिक चैनल भी मिलेगा। और चैनल क्या करते हैं, मैंने स्पष्ट आपसे बताया था कि जो चैनल होते हैं वो सामान्यतः 2 वाटर बॉडीज को आपस में कनेक्ट करते हैं,
लेकिन दो स्थल खंड को, लैंड बॉडीज को अलग करते हैं। क्या करते हैं, वाटर बॉडीज को तो आपस में कनेक्ट कर रहे हैं, लेकिन लैंड को या स्थल खंड को अलग कर रहे हैं। लेकिन वहीं मैंने अफ्रीका की कल की क्लास में पढ़ाया था पहले लेक्चर में अस्थमस के बारे में, जो कि एक स्थल संधि होती है जो दो स्थलों को आपस में जोड़ती है और वाटर बॉडीज को अलग करती है। मैंने सिनाई प्रायद्वीप बताया था आपको, मिस्र के पास जो बताया था, इजिप्ट के पास मतलब जो कायरो वगैरह जो राजधानी है, यहां पर आपको स्वेज की खाड़ी बताई थी, अकाबा की खाड़ी बताई थी, जहां पे एशिया महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप से कनेक्ट हो रहा था। ठीक है, लेकिन यहां पे वाटर बॉडीज की बात करेंगे तो अगर इन शॉर्ट में आपको दिखाना चाहूं तो आप यहां पर देख पाओगे वाटर बॉडीज के बारे में कि जो मोजाम्बिक चैनल है ये हिंद महासागर का, अब यहां पे वाटर बॉडीज क्या कनेक्ट होगी, ये भी हिंद महासागर है, ये भी हिंद महासागर है। तो बस इसकी इंपॉर्टेंस आपको समझनी है। मोजाम्बिक जो चैनल है, पहली इंपॉर्टेंस क्या है कि कहीं ना कहीं मेडागास्कर को मोजाम्बिक से अलग करता है, यानी दो स्थल खंडों को आपस में अलग कर रहा है। साथ में जो ये मेडागास्कर द्वीप से मतलब मोजाम्बिक चैनल हिंद महासागर का एक महत्वपूर्ण समुद्री बंदरगाह हो जाता है और मतलब मार्ग हो जाता है, और मोजाम्बिक को मेडागास्कर द्वीप से भी एक तरीके से जोड़ भी देता है या फिर अलग भी, दोनों आपस में आप कह सकते हो कि या तो इसके पास मतलब कनेक्टिविटी मिल जाती है, अदरवाइज आप इसे छोड़ भी सकते हो। अच्छा, एक छोटा सा कंट्री अक्सर आप सुनते हो आइलैंड के नाम से, कोमोरोस के नाम से, तो आप यहाँ पे देखोगे कि कोमोरोस भी आपको यहीं पर देखने को मिल जाएगा। क्या मिलेगा, कोमोरोस हो गया। मॉरिशस की बात करेंगे तो ये रहा, मॉरिशस भी आपका यहीं पर देखने को मिलेगा। रीयूनियन की बात करेंगे जिसमें फ्रेंच का कंट्रोल है, फ्रेंच शासन का, तो ये भी यहीं पे दिखेगा। और मायोटे की बात करेंगे तो ये भी यहीं पर देखने को मिलेगा, इस पे भी फ्रेंच का कंट्रोल है। तो ये कुछ ऐसे देश हैं जो आपको अफ्रीका महाद्वीप में देखने को मिलेंगे। कहां पर देखने को मिलते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये क्लियर ही नहीं हो पाता है, तो आप यहां पर देख पाओगे, अपने एटलस में हाईलाइट करो। मॉरिशस को आप यहीं पे देख पाओगे, रीयूनियन को देख पाओगे, और मायोटे को देख पाओगे, कोमोरोस को देख पाओगे, सेशल्स को देख पाओगे, विक्टोरिया को देख पाओगे। ये सभी कुछ ऐसे आइलैंड्स हैं या ऐसे कंट्रीज हैं जो इंपॉर्टेंट है और आपको पता होना चाहिए कि कहां पर इनकी लोकेशन एग्जैक्ट लोकेट करती है। अब बात करते हैं, यहां पर हम आगे और चीजों को लेकर चलते हैं। तो इस चैनल में मोजाम्बिक से आने वाली जो जाम्बेजी नदी का निकास होता है, अब ध्यान देना कि जाम्बेजी नदी आपको कहां पे देखने को मिलेगी, तो आपको मैं तुरंत फिजिकल मैप की ओर जाने के लिए कहूंगा, और फिजिकल मैप में आप यहां पर जाम्बेजी नदी देख पाओगे, जहां पर मैं हाईलाइट कर रहा हूं। जाम्बेजी नदी का जो निकास होता है वो सामान्यतः यहीं पे होता है, और कहां होता है, यहीं पर इसका निकास होता है, जो कि मोजाम्बिक चैनल का हिस्सा होता है। किसका होता है, मोजाम्बिक चैनल में इसका जाम्बेजी नदी का निकास होता है। और मोजाम्बिक की राजधानी जो मापुतो है, वहां से होते हुए लिम्पोपो नदी भी देलागुआ की खाड़ी में गिरती है। अच्छा, यहां पर ध्यान देने वाली बात है, आप अपने पॉलिटिकल मैप में भी देख सकते हो कि मोजाम्बिक की जो राजधानी मापुतो, वहां से होते हुए लिम्पोपो नदी निकलती है, और ये देलागुआ, जो कि देलागुआ की खाड़ी है, यहां पर गिरती है। लिम्पोपो के बारे में अगर एक और खास विशेषता आपने रटी भी होगी कि ये देखोगे, ये आपकी मकर रेखा है। ठीक है, मकर रेखा है, और जिसको लिम्पोपो दो बार काटती है, एक तो इस पॉइंट पे काटती है, एक इस पॉइंट पे काटती है। तो लिम्पोपो नदी के बारे में आप लिख सकते हो कि ये मकर रेखा को क्या करती है, दो बार काटती है। क्या करती है, दो बार काटती है। ऐसे ही पूरे विश्व में कर्क रेखा को भी दो बार काटने वाली माही नदी है, जो हमारे भारत में पाई जाती है गुजरात की सीमा रेखा पर, और इस तरीके से भूमध्य रेखा को दो बार काटने वाली नदी जो है वो जायरे है, कॉन्गो, इसी अफ्रीका में देखने को मिलेगी। तो यहां पर आपने देखा कि जो लिम्पोपो नदी है वो गिर रही है आपके देलागुआ की खाड़ी में, जो कि किसकी राजधानी है, आप देखोगे मोजाम्बिक की राजधानी है। मोजाम्बिक की राजधानी ये रहा मापुतो, और ये भी तट के समीप है, और देलागुआ की खाड़ी में लिम्पोपो नदी गिरती है। वहीं जाम्बेजी नदी भी आपको मोजाम्बिक चैनल में गिरते हुए दिखती है। अब हम चलते हैं अफ्रीका की तरफ, चलते हैं जरा पॉलिटिकल मैप में आप आइए। तो पॉलिटिकल मैप में जब आप अफ्रीका को देखोगे, अच्छा यहां पर आप देख सकते हो पॉलिटिकल मैप में कि मापुतो देखोगे बिल्कुल एक बॉर्डर पे है अफ्रीका, साउथ अफ्रीका जो कंट्री है उसके पास। तो यहाँ पे डरबन की मैं बात करूंगा, जो कि नटाल प्रांत की राजधानी है, और यह एक व्यस्त पैसेंजर बंदरगाह भी है। ध्यान देना कि नटाल आपको पहले ढूंढना है और डरबन ढूंढना है, तो देखोगे डरबन आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। ठीक है, जो कि साउथ अफ्रीका का एक देश है, और इसमें बहुत छोटे छोटे जो है कि कई सारे स्टेट्स है। उस स्टेट की राजधानी जो है डरबन है। ये यहाँ पे अफ्रीका का एक व्यस्त पैसेंजर बंदरगाह भी है, तो आप इसे लिख सकते हो कि ये एक तरीके से क्या हो जाएगा, बंदरगाह की श्रेणी में आता है। किसकी श्रेणी में आता है, ये बंदरगाह की श्रेणी में आता है, जो अफ्रीका का एक व्यस्त बंदरगाह कहलाता है। नटाल प्रांत किस लिए फेमस है, तो आप लिख सकते हो यहाँ पे चावल और गन्ने की खेती के लिए इंपॉर्टेंट होता है। अगर यहाँ पे आपको नटाल नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं, ये वही नटाल है जहाँ पे गांधी जी ने अपने असहयोग आंदोलन और बहुत सारे काम किए, यहाँ पे आंदोलन किए। तो यहाँ पर आप डरबन पे ही केवल आप यहीं पे लिख सकते हो कि ये
चावल के साथ साथ गन्ने की खेती के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट जगह मानी जाती है, कृषि के लिए, निर्यात के लिए नहीं, कृषि के लिए। जब आपका कृषि हो रहा है तो नो डाउट आप डरबन से क्या करोगे, डरबन एक कोस्टल रीजन पे एक बंदरगाह है जो चावल और चीनी के निर्यात की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण बंदरगाह हो जाता है। तो आप यहीं पे लिख सकते हो कि ये चावल, अच्छा गन्ने का तो निर्यात होता नहीं, गन्ने से निर्मित जो चीनी होती है उसका निर्यात किया जाता है। तो चावल और चीनी के निर्यात में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डरबन आपका बंदरगाह, ठीक है। और आगे अगर हम देखें तो फ्लोरिडा के समान नटाल प्रांत भी भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश में अवस्थित नहीं होने के बावजूद भी रसदार फलों की खेती के लिए प्रसिद्ध है। जिस प्रकार से आपने फ्लोरिडा को देखा था, जो नॉर्थ अमेरिका का पॉइंट था, जो मैक्सिको की खाड़ी में, आपको याद हो रहा होगा थोड़ा सा, फ्लोरिडा चैनल वगैरह हम लोगों ने पढ़ा था, तो जहां पे मैक्सिको की खाड़ी में आपको फ्लोरिडा देखने को मिला था। हालांकि ये भूमध्य सागरीय जलवायु में तो स्थित नहीं है, लेकिन फिर भी रसदार फलों की खेती करने के लिए फेमस है। उसी तरीके से आपको नटाल प्रांत भी देखने को मिलेगा कि रसदार फलों की खेती के लिए फेमस होता है, फिर भी ये भूमध्य सागरीय जलवायु में नहीं होता है। तो भूमध्य सागरीय जलवायु की जो विशेषता थी वो मैंने आपको पढ़ाया भी था नॉर्थ अमेरिका के दौरान कि क्यों ये फेमस होता है। वहीं पे आपको एक केप ऑफ अग्लुहास देखने को मिलेगा जो कि अफ्रीका का सबसे दक्षिणतम बिंदु माना जाता है। और यहीं पे अग्लुहास की जलधारा भी आपको देखने को मिलती है, जो इसी के नाम पर देखने को मिलती है कि हिंद महासागर में है, और एक गर्म जलधारा के नाम से जानी जाती है। और केप ऑफ अग्लुहास जो है आपको देखने को मिलेगा आपके फिजिकल मैप में, आप देखोगे उसे हाईलाइट करो इस तरीके से, और यह सबसे दक्षिणी बिंदु माना जाता है अफ्रीका का, और यहीं से आपकी अग्लुहास जलधारा बहते हुए आती है, ठीक है। कौन सी जलधारा बहते हुए आती है? अग्लुहास जलधारा, जो कि एक तरीके से गर्म जलधारा होती है, इसी के नाम पर होती है। वहीं आपको केप ऑफ गुड होप देखने को मिल जाएगा। केप ऑफ गुड होप ये हिंद महासागर और अटलांटिक महासागर की सीमा पर अवस्थित है, यानी कि एक मिलन बिंदु है। एक तरफ आपको देखने को मिलेगा अटलांटिक ओशन और दूसरी तरफ देखने को मिलेगा HO यानी हिंद महासागर ओशन, यानी हिंद महासागर या हिंद ओशन कह सकते हो, इंडियन ओशन भी कह सकते हो, इसे IO भी कह सकते हो। तो केप ऑफ गुड होप पे क्या होता है, यहां पर एक तरीके से इधर से तो आएगा अटलांटिक ओशन जो कि साउथ अटलांटिक ओशन होगा, और इस तरफ से आएगा इंडियन ओशन, तो इसके मिलन बिंदु पर आपको केप ऑफ गुड होप देखने को मिलता है। और केप अग्लुहास क्या होता है, ये सबसे दक्षिणतम बिंदु होता है। केप टाउन दक्षिण अफ्रीका की एक वैधानिक राजधानी है। अब जरा आपको केप टाउन के लिए फिर से मैं ले चलूंगा पॉलिटिकल मैप में। तो केप टाउन पे आप लोग दो की हाईलाइट करिए, और अगर आप लोगों को केप टाउन नहीं मिल रहा है तो मैं आपको दिखा देता हूं, बिल्कुल केप ऑफ गुड होप के ऊपर ही है दोस्तों, यहीं पर। और ये वैधानिक राजधानी का मतलब क्या होता है? वैधानिक राजधानी का मतलब होता है जहां पे राष्ट्रपति बैठते हैं, जहां पे संसद होती है, जहां पे प्रधानमंत्री होते हैं। जैसे हमारे भारत की जो प्रशासनिक राजधानी है, या यूं कहें कि वैधानिक राजधानी, वो दिल्ली है। कौन सी है? दिल्ली, क्योंकि वहीं पे सर्व आपके राष्ट्रपति भवन है, वहीं पे संसद है, वहीं पे पार्लियामेंट है, वहीं प्रधानमंत्री हाउस है। तो इस तरीके से आप केप टाउन को एक वर्ड और लिख सकते हो कि ये एक वैधानिक राजधानी है अफ्रीका की। अच्छा, गांधी जी से अफ्रीका बहुत कनेक्टेड रहा है, गांधी जी का जो है कि बहुत ही एक्सपेरिमेंटल एरिया रहा है, इसलिए भी यहाँ से प्रश्न बनते हैं, जो कि केप ऑफ गुड होप प्रांत की राजधानी भी है। अगर मैं केप टाउन की बात करूं तो जो केप टाउन की अगर मैं बात करूं तो केप टाउन जो है ये पूरे साउथ अफ्रीका की राजधानी होने के साथ साथ ये केप ऑफ गुड होप प्रांत की भी राजधानी है, और भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश में अवस्थित है केप टाउन, और जिसकी वजह से यहां पर आपको देखने को मिलेगा क्या? रसदार फलों की खेती। कौन से फलों की खेती मिलेगी? रसदार फलों की खेती। अच्छा, भूमध्य सागरीय जलवायु की जो विशेषता है वो सामान्यतः 35 डिग्री से लेकर 40 डिग्री के आसपास देखने को मिल सकती है, जहां पे इस तरीके की आदर्श दशाएं होती है कि रसदार फलों की खेती होती है। जैसे अगर आप देखोगे लीची हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया, अंगूर हो गया, इस तरीके के कुछ फ्रूट्स आपको देखने को मिल सकते हैं, और जिसका यहाँ पे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री भी काफी अच्छे से चलती है। अच्छा, स्वेज नहर के बनने से पहले क्या होता था ना कि बहुत लंबी यात्रा तय करनी पड़ती थी जलयानों को, और इसलिए उनको विश्राम करने के लिए केप टाउन बंदरगाह पे रुकते थे, इसलिए केप टाउन को पोर्ट ऑफ कॉल भी कहा जाता है। अगर मैं इन शॉर्ट अगर आपको दिखाना चाहूं, जैसे अगर आप देखोगे कि जब भी कोई देश यहां से यात्रा करते हुए आता था, यानी यूरोप से व्यापार करने के लिए भारत के लिए आता था, तो कुछ इस जगह से, चलिए वर्ल्ड मैप में आपको दिखाता हूं। वर्ल्ड मैप पर आप भी पहुंचिए, पेज नंबर लगभग 100 या 101 के आसपास होगा। मेरे पास यहाँ पर ये वर्ल्ड मैप आ चुका है। अगर मैं इसे जूम करता हूं थोड़ा सा, आपको दिख रहा होगा कि जो ये यूरोपीय देश हैं, जब ये व्यापार करते थे इस भारत से, तो क्या करते थे, पूरा का पूरा इन्हें अटलांटिक ओशन को क्रॉस करके आना पड़ता था यहाँ पर, ठीक है, इस जगह पे व्यापार करने के लिए। तो इतनी लंबी दूरी तय करने के लिए वो कहीं पर एक स्टे करना चाहते थे। स्टे करने का मतलब क्या होता है? सामान्यतः आप लोग भी कहीं पे स्टे करते हो, बीच में रुकते हो कि भाई एक लंबी दूरी हमें तय करनी है, तो अक्सर उसी पॉइंट को चूज करते हो जहां पे सारी फेवरेबल स्थिति हो, जहां पे सारा कुछ आपको मिले, रहने के लिए, खाने के लिए
सोने के लिए सारी चीजें, और कम से कम इतना भी होना चाहिए कि हमने आधी दूरी तय कर ली हो। तो आप गौर करोगे अगर आप इस पॉइंट पे केप ऑफ गुड होप पे या केप टाउन पे अगर मैं कहूँ, तो ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पे आप आधी दूरी इधर तय कर चुके हो और आधी दूरी आपकी बची हुई है। तो यहां पर ये लोग मैक्सिमम विश्राम करते थे, और विश्राम करने की वजह से इसको पोर्ट ऑफ कॉल भी कह दिया जाता था। पोर्ट ऑफ कॉल का मतलब होता है एक ऐसी लोकेशन जहां पे जलयान यात्री जो है कि आराम करते हैं, 1-2 दिन रुकते हैं, 4-5 दिन यहाँ पे खाना खाते हैं, पीते हैं, रहते हैं, अपना सारा कुछ करते हैं, फिर उसके बाद अपनी आगे की यात्रा को वो शुरू करते हैं। और ऐसा कब तक होता रहा, जब तक यहाँ पे सुएज नहर शुरू नहीं कर दी गई। जैसे ही सुएज नहर शुरू कर दी गई 1961 में इसको स्टैब्लिश किया गया सारी चीजें, तो ये पूरा यूरोपीय जो कंट्री थी अब वो व्यापार करने के लिए भूमध्य सागर से होते हुए, यहाँ से सुएज नहर से एंट्री करते हुए रेड सी से होते हुए सीधे आ जाती थी वो इंडिया, डायरेक्ट एक ही बार में। सोचिए इतनी कम दूरी हो गई और ये पूरी की पूरी ये दूरी इनकी घट गई। तो ये इसकी इंपॉर्टेंस है सुएज नहर की। तो अब चलते हैं फिर से हम लोग अफ्रीका कॉन्टिनेंट पर। तो यहां पर आपने देखा कि केप टाउन की क्या इंपॉर्टेंस हो चुकी है। तो वहीं अगर मैं बात करूं ब्लोएमफोंटेन की, ब्लोएमफोंटेन की अगर आपको जूम करके दिखाऊं, तो यहां पे एक लेसेथो नाम का देश है। अभी हम उस पर चर्चा बाद में करेंगे, पहले अफ्रीका को कंप्लीट कर लेते हैं, साउथ अफ्रीका को, कि ब्लोएमफोंटेन करके एक लोकेशन देखने को मिल रही है जो कि इसकी क्या है, न्यायिक राजधानी है। कैसी राजधानी? न्यायिक राजधानी। इट मीन्स कि जिस प्रकार से हमारी न्यायिक राजधानी भी दिल्ली में, यानी सुप्रीम कोर्ट आपका दिल्ली में ही है, उसी तरीके से आप देखोगे कि ब्लोएमफोंटेन में इसकी न्यायिक राजधानी है। अगर मैं यूपी के रिगार्डिंग बात करूं, तो यूपी की जो प्रशासनिक और वैधानिक राजधानी वो तो लखनऊ में है, जहां पे सीएम आवास है, हमारी राज्य विधानसभा है। लेकिन मैं कह सकता हूं कि न्यायिक राजधानी हमारी इलाहाबाद में, क्योंकि हाईकोर्ट हमारी कहां पे, इलाहाबाद में है। उसी तरीके से आपने केप टाउन को देखा कि वैधानिक राजधानी है, ब्लोएमफोंटेन को देखा कि एक न्यायिक राजधानी है। और साथ में अगर यहीं पर आप देखोगे किम्बरले को, जो कि दक्षिण अफ्रीका में डायमंड के खनन का एक महत्वपूर्ण केंद्र है, इसी ब्लोएमफोंटेन के ऊपर आपको किम्बरले देखने को मिलेगा। और किम्बरले को आप इस तरीके से बाहर निकाल के लिख सकते हो कि ये हीरा खनन के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है? हीरा खनन के लिए ये फेमस है विश्व के स्तर पे। और अगर मैं बात करूं विट वाटर रैंड, विश्व स्तर पे गोल्ड के भंडार की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण क्षेत्र भी है। यहां पर अब आपको विट वाटर रैंड देखने को नहीं मिलेगा, तो आप यहीं कहीं पे इस तरीके से लिख सकते हो विट वाटर रैंड। ठीक है, इसको मैं क्लियर लिख देता हूं जरा, विट वाटर रैंड। ये जो है कि विश्व के स्तर पे गोल्ड की भंडार के, यानी गोल्ड रिजर्व से रिलेटेड है, अर्थात कि ये सोने के भंडारों से महत्वपूर्ण है। और ये लोकेशन भी आपको अफ्रीका कॉन्टिनेंट में ही देखने को मिलती है। कहां देखने को मिलेगी? अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, या साउथ अफ्रीका में भी कह सकते हो। और यहाँ औपनिवेशिक युग में यूरोपीय देशों ने, खासकर यहाँ पे औपनिवेशिक युग में यूरोपियन समुदाय के आगमन के कारण जोहान्सबर्ग शहर का विकास हुआ। कौन से शहर का? आप यहाँ पे देखोगे जोहान्सबर्ग एक शहर देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पे इसका विकास हो जाता है और वर्तमान समय में गोल्ड के व्यापार का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र हो चुका है। तो इसको आप यहाँ पे लिख सकते हो कि गोल्ड के बारे में ये सबसे फेमस है। किम्बरले के बारे में लिख सकते हो कि हीरे के लिए सबसे ज्यादा फेमस है। तो ये सारी चीजों की। और वहीं प्रिटोरिया की बात करूंगा, तो प्रिटोरिया इसकी वैधानिक राजधानी की जगह प्रशासनिक राजधानी आप यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, ये क्या हो जाएगी? प्रिटोरिया इसकी प्रशासनिक राजधानी हो जाएगी, जो विश्व स्तर पे डायमंड के आभूषण के लिए महत्वपूर्ण है। किसके लिए महत्वपूर्ण है? विश्व स्तर पे डायमंड के आभूषणों के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है। आगे हम बात करें जाम्बेजी नदी की। अगर हम जाम्बेजी करें, तो अब आपको मैं फिर से पॉलिटिकल मैप की जगह कहां पर ले चलूंगा? मैं आपको ले चलूंगा आपके बिल्कुल फिजिकल मैप में चलना चाहिए। तो यहां पर आपने अभी देखा था कि ये जाम्बेजी नदी है। जाम्बेजी नदी जो कि मोजाम्बिक चैनल में गिरती है। कहां पर गिरती है? मोजाम्बिक के चैनल में गिरती है। तो ये जो जाम्बेजी नदी है, इस पे भी प्रश्न आया हुआ है इस बार आपके आरओ एग्जाम्स में, जो 11 फरवरी को हुआ था। जाम्बेजी नदी जिम्बाब्वे और जाम्बिया के मध्य एक राजनीतिक सीमा बनाती है, और इस नदी पर ही एक निर्मित देखने को मिलेगा आपको करीबा बांध। कौन सा करीबा बांध देखने को मिलेगा? करीबा बांध देखने को मिलेगा, जिसका जलाशय भी आपको करीबा झील देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से आप हाईलाइट कर सकते हो इस पॉइंट को कि जो जाम्बेजी नदी है ये स्पेशली जिम्बाब्वे और जाम्बिया के मध्य राजनीतिक सीमा बनाती है, और साथ में इस नदी पर एक निर्मित है डैम, जिसको करीबा डैम कहते हैं। और इसके लिए जो झील होती है, जो पानी का सप्लाई करती है, उस झील का नाम है करीबा झील। ठीक
ठीक है, करीबा झील, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट डैम होते हैं जो हमें पढ़ने होते हैं, जैसे कि हूवर और बाउल्डर डैम मैंने आपको बताया था नॉर्थ अमेरिका में। इसी तरीके से मैंने यहाँ पे करीबा डैम बताया। अभी हम आगे नील नदी की जब बात करेंगे तो नील नदी पे भी आपको कुछ इंपॉर्टेंट मैं डैम बताऊंगा। और इसी के समीप जाम्बेजी नदी पर आपको विक्टोरिया जलप्रपात देखने को मिलेगा। अपना जरा हाईलाइट करिए यहाँ पर विक्टोरिया जलप्रपात, अगर आपको नहीं मिल रहा है तो बिल्कुल ढूंढिए, और आपको लेक करीबा के पास मिलेगा विक्टोरिया जलप्रपात। यही सारा प्रश्न पूछा गया था कि जाम्बेजी नदी पर विक्टोरिया जलप्रपात है, हमने कहा हाँ, और जाम्बेजी नदी जिम्बाब्वे और जाम्बिया की सीमा पर है, यह भी बात सही है। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहां पर सही हो जाएंगे, विक्टोरिया जलप्रपात यहां पर है। अब हम बात करेंगे यहां पे और आगे अगर हम देखेंगे, अब जरा आप लोग अपने पॉलिटिकल मैप पर भी आ जाना। पॉलिटिकल मैप पे देखोगे तो आपको न्यासा झील देखने को मिलेगी या फिर मलावी झील। हालांकि फिजिकल मैप में बहुत क्लियर कट लिखा हुआ है, आपको यही देखने को मिलेगा मोजाम्बिक के पास, जहां पे मैं हाईलाइट कर रहा हूं। ये देखोगे आप यहाँ पे मलावी भी झील कह सकते हो या लेक न्यासा भी कह सकते हो। इसमें आपको थोड़ा कम दिख रहा होगा क्लियर, लेकिन आपके पास जो एटलस मैप है वहां पे पूरा दिख रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे एक देश भी देखने को मिलेगा, मलावी देश। इसी वजह से इसको मलावी झील भी कहते हैं। तो स्पेशली ये 3 देशों की बाउंड्री पर होता है। 3 देश कौन कौन से होते हैं अगर मैं जूम करना चाहूं तो, एक देश आपको ये तंजानिया देखने को मिलेगा जिसकी राजधानी डुडुमा है, दूसरा आपको मलावी देश देखने को मिलेगा, और तीसरा आपको मोजाम्बिक देश देखने को मिलेगा। इन तीनों की ही बाउंड्री पर आपको कौन सी झील देखने को मिली है, ये आप देख सकते हो कि लेक मलावी या लेक न्यासा झील भी इसे हम कह सकते हैं। तो इस एरिया मोजाम्बिक हो गया, इस एरिया में तंजानिया हो गया, इस एरिया में मलावी हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट झील हो जाएगी अफ्रीका की, क्योंकि यह अफ्रीका की तीसरी बड़ी झील मानी जाती है। यह अफ्रीका की कौन सी झील होती है, यह अफ्रीका की तीसरी सबसे बड़ी झील है। अच्छा, इससे बड़ी झील कौन सी थी, विक्टोरिया झील के बारे में मैंने आपको बताया, अगर नहीं बताया तो मैं आपको अभी बताऊंगा आगे भी, ठीक है। तो आप इसके बारे में लिख सकते हो लेक मलावी या लेक न्यासा के बारे में कि ये थर्ड लॉन्गेस्ट कह सकते हो, यानी कि सबसे बड़ी झील साउथ मतलब अफ्रीका महाद्वीप की, ठीक है। किस नाम से लिखोगे, अफ्रीका महाद्वीप से लिख सकते हो ये इस तरीके से इन शॉर्ट करके कि ये तीसरी सबसे बड़ी झील जानी जाती है। फिर आगे हम देखेंगे यहीं पे ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली, आपको नहीं दिख रहा होगा तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। इसका विस्तार, दक्षिण विस्तार इस झील तक है, यानी ग्रेट अफ्रीकन वैली। अगर आप अपने फिजिकल मैप में एक बार नजर दौड़ाओगे लेफ्ट साइड में तो आप देख पाओगे कि जो ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली है, जिसकी शुरुआत कुछ इस जगह से होती है, यहां से होते हुए, और इस तरीके से रिफ्ट वैली यहाँ किनारे किनारे चली आ रही है। और रिफ्ट वैली कैसे बनती है, रिफ्ट घाटियां कैसे बनती है, ये सारी चीजें मैंने वर्ल्ड ज्योग्राफी की मैप जो मेंस की क्लास है हैंड रिटन नोट्स की, उसमें मैंने डिस्कस किया है। वहां से आप देखते हुए आओगे कि ये सारी चीजें, इसका साउदर्न पॉइंट जो है कि इसी झील पर आके मिलता है। दक्षिणी बिंदु आपको यहीं देखने को मिलता है, लेक मलावी या लेक न्यासा के पास देखने को मिलता है। तो ये ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली का दक्षिणी विस्तार भी इस झील तक देखने को मिलता है। यह भ्रंश घाटी अवस्थित है एक टेक्टोनिक झील, यानी यह भ्रंश घाटी में अवस्थित एक टेक्टोनिक झील भी आप इसको नाम दे सकते हो। क्या नाम दे सकते हो इसको, अगर आप देखोगे तो लेक न्यासा या लेक मलावी को आप एक टेक्टोनिक झील भी कह सकते हो। टेक्टोनिक क्या होता है, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी की मेंस क्लास में। टेक्टोनिक झील जो अभी चल रही है क्लासेस, अभी 3 ही लेक्चर हुए हैं उसके, तो आप उसे भी फॉलो कर सकते हो, जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। आगे अगर हम देखें कि इसे कैलेंडर झील भी कहते हैं, एक दूसरा नाम भी आप इसे लिख सकते हो, कैलेंडर झील। देखिए ये सारे जो फैक्ट्स है ना, ये कई बार आपसे एग्जाम में यूपी पीसीएस आरओ एग्जाम्स में या फिर आपके इसमें पूछ लेता है, यूपीएससी में वर्ल्ड लोकेशन पूछता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। एक बार अगर आप एटलस के द्वारा ये पूरे के पूरे मैप की लोकेशन को कवर आउट कर लेते हो, तो इसके बाद जो भी आप ज्योग्राफी में या किसी भी जगह पे आप इंटरनेशनल रिलेशन पे जो करंट अफेयर्स पढ़ते हो, तो वहां से अपने माइंड को क्लिक कर लेते हो कि अच्छा ये वर्ल्ड ज्योग्राफी में मैंने मैप में क्लास की थी शरद सर के साथ ग्लेंस एकेडमी पर, और जहां पे इन्होंने ये लोकेशन बताई थी, ताकि आप उस चीज को कनेक्ट कर पाते हो कि अच्छा यहाँ पे ये इशू अगर हो रहा है या ये कोई मुद्दा है, चर्चा है, तो क्यों हो रही है। तो वहां से आप लोकेशन को भी समझ पाते हो। अब आगे हम बढ़ते हैं। तंजनाइका झील की बात करूं मैं, जो कि तंजानिया, जाम्बिया और कॉन्गो गणराज्य बुरांडी की सीमा पर स्थित है। तो जरा आप देखेंगे मेरे साथ कि तंजानिका झील जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये लिखा हुआ है लेक तंजनाइका भी लिखते हैं इसको, ये रहा यहाँ पे। अगर आप इसको पॉलिटिकल मैप में अगर अपने साथ में देखोगे तो आपको 4-5 देश देखने को मिलेंगे। एक तो मैं इन शॉर्ट लिख देता हूँ तंजानिया, ठीक है, और दूसरा मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ जाम्बिया, तीसरा देश में लिख सकता हूँ कॉन्गो गणराज्य, और अगला एक देश और लिख सकता हूं बुरुंडी, ठीक है।
तो ये 4 महत्वपूर्ण राज्य हैं जिनकी बाउंड्री लाइन पर ये लेक तंजनाइका देखने को मिलती है। आप अपने पॉलिटिकल मैप में भी इसको हाईलाइट कर सकते हो, ठीक है। और यह अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी झील है। अगर मैं दूसरी विशेषता बता दूं तो ये सेकंड लार्जेस्ट, यानी कि अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी झील है। इससे पहले मैंने थर्ड नंबर पे किसे बताया था, लेक न्यासा या लेक मलावी को। धीरे धीरे हम लोग पहली झील पर भी पहुंचेंगे जो सबसे बड़ी झील यहाँ की बनेगी, ठीक है। अब यहां तक आपको चीजें समझ में आ गई, लेकिन अगर एक और खास विशेषता बताऊं, क्योंकि ये सारी झीलें जो है वो रिफ्ट वैली में बह रही हैं। और रिफ्ट वैली क्या होती है, एक बहुत ही गहरी घाटी होती है, जो मैंने आपको डेथ वैली बताई थी कैलिफोर्निया के पास, नॉर्थ अमेरिका में। अगर आप लोगों ने क्लास की होगी मेरे साथ तो यह अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी झील तो है ही है, साथ में विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील है। इसके बारे में एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट आप यहाँ पे लिख सकते हो कि सेकेंड गहरी झील ऑफ वर्ल्ड, ठीक है, सेकेंड गहरी झील ऑफ वर्ल्ड, ठीक है। ये दुनिया की सबसे गहरी झील है सेकंड नंबर पे, क्योंकि पहले नंबर पे कौन सी है, बैकाल झील है। बैकाल झील कहां पर देखने को मिलेगी आपको, रूस में देखने को मिलेगी, जो कि दुनिया की सबसे गहरी झील है। मैं बड़ी झील की बात नहीं कर रहा हूं, बड़ी झील में तो फिर आपकी सुपीरियर लेक आ जाएगी, लेकिन मैं बात कर रहा हूं आपके लिए स्पष्ट रूप से गहरी झील की। अगर मैंने यहां पे बताया कि दूसरी सबसे बड़ी झील है, इट मींस अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी झील है, क्योंकि अफ्रीका की जो सबसे बड़ी झील है वो आपकी विक्टोरिया झील देखने को मिलेगी अभी यहां पर, ये विक्टोरिया झील। लेकिन सेकंड नंबर पे लेक तंजनाइका है और थर्ड नंबर पे लेक मलावी है, ये अफ्रीका की है। अगर मैं वैश्विक स्तर की बात करूं तो गहरी झील में ये दूसरे नंबर पे आती है, क्योंकि पहले नंबर पे बैकाल की झील आ जाती है। तो इस तरीके से इन पॉइंट्स को आपको अलग अलग करके लिखना होगा। हालांकि अगर आप नहीं भी लिखते हो तो मैं आपको जो पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगा टेलीग्राम चैनल पे, वहां पे आपको मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आगे हम देखते हैं कि यह भी यहाँ पे ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली की औसत गहराई सबसे अधिक है। यानी माना जाता है कि तंजनाइका झील के पास ग्रेट रिफ्ट वैली जो ये आपकी आ रही है पूर्वी अफ्रीका में, इसकी गहराई सबसे अधिक यहीं पर है, इसलिए ये दूसरी सबसे गहरी झील मानी जाती है। और इस झील का जो तटीय क्षेत्र है वो सिसल हेम्प की कृषि के लिए फेमस है। सिसल हेम्प का मतलब होता है आपकी जूट की खेती के लिए सबसे ज्यादा फेमस मानी जाती है। तो इसको आप लिख सकते हो, इस एरिया को जूट की खेती के लिए भी बहुत ही फेमस है, जूट की खेती। ऐसे भी आप लिख सकते हो, जूट खेती के लिए इंपॉर्टेंट है। अब आ जाते हैं हम इसके ऊपर। अगर हम लोगों ने यहाँ पे देखा, लेक मलावी को देख लिया, लेक तंजनाइका को देखा, अब हम देखते हैं लेक विक्टोरिया को। किसको देखते हैं, लेक विक्टोरिया की बात करेंगे। तो इसके बारे में आप लिखोगे अपने पॉलिटिकल मैप में, अगर आप गौर से फरमाओगे, गौर देखोगे कि लेक विक्टोरिया के लिए 4-5 देश हैं। जैसे अगर मैं कहूं एक तरफ इसके केन्या है, ठीक है, केन्या हो जाएगा। दूसरी तरफ अगर मैं कहूं इसका तंजानिया है। तीसरी तरफ अगर मैं कहूं कि युगांडा है, ठीक है, ये बाउंड्री लाइन है, ठीक है, इनकी सीमा पर स्थित है। कौन कौन सी, विक्टोरिया लेक आपके केन्या, तंजानिया, युगांडा, इन तीनों की सीमा रेखा पर यह अवस्थित है। और यह अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है। अब ध्यान से समझ लो, अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है। अब आपको रटना नहीं पड़ेगा, मैंने आपको क्या बताया कि अफ्रीका की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया, दूसरे नंबर पे सबसे बड़ी झील लेक तंजनाइका, तीसरे नंबर पे सबसे बड़ी झील अफ्रीका की लेक न्यासा या लेक मलावी। अगर दुनिया की दूसरी सबसे गहरी झील की मैं बात करूं तो लेक तंजनाइका हो जाएगी, क्योंकि पहली झील कौन सी हो जाएगी, पहली झील आपको देखने को मिलेगी बैकाल झील। विक्टोरिया लेक के बारे में मैंने एक खास बात बता दी आपको कि ये अफ्रीका की पहले नंबर पे सबसे बड़ी झील मानी जाती है, लेकिन विश्व में मीठे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील है। ध्यान से समझना मेरी बात को कि विश्व में मीठे पानी की, कौन से पानी की दोस्तों, मीठे पानी की ये सेकंड झील है, यानी दूसरी सबसे बड़ी झील है। क्योंकि पहली जो सबसे बड़ी झील है हमने पढ़ी थी नॉर्थ अमेरिका, जो ग्रेट लेक्स पड़ी थी, जहां पे सुपीरियर झील पड़ा था, ह्यूरॉन झील पड़ा था, मिशिगन झील पड़ा था और ओंटारियो झील पड़ा, ईरी झील पड़ा। उसमें आपने देखा कि सुपीरियर झील मीठे पानी की झील थी और जो दुनिया की सबसे बड़ी झील थी सुपीरियर झील। लेकिन दूसरी अगर मीठे पानी की झील पूछी जाएगी तो आपको लगाना पड़ेगा क्या, विक्टोरिया झील। हालांकि ये अफ्रीका की तो सबसे बड़ी झील है, लेकिन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। और इसी के साथ आप लोग कमेंट सेक्शन में जरा मुझे कमेंट करके बता देना कि कौन सी झील भारत की सबसे बड़ी है मीठे पानी की झील भारत के अंतर्गत। यहां तक ये चीजें समझ आ गई। अच्छा, यहां पर एक खास बात आपको और बताना चाहूंगा कि आप ये जो डॉट लाइन देख रहे हो, ये आपकी 0 डिग्री की भूमध्य रेखा है और ये कहां से होकर जा रही है, इक्वेटर देखिए यहां पे लिखा हुआ है, ये आपके लेक विक्टोरिया के ऊपर से गुजरती है। तो कभी कभी एग्जामिनर ऐसा प्रश्न भी बना सकता है कि कौन कौन सी महत्वपूर्ण झीलें हैं जहां से आपकी कुछ काल्पनिक रेखाएं गुजरती, जैसे इक्वेटर की बात करें तो आप बताओगे कि हाँ इक्वेटर तो लेक विक्टोरिया के ऊपर से गुजरती है। इट मींस कि यहाँ पे केन्या भी आता है, बाउंड्री शेयर करता है, युगांडा भी बाउंड्री शेयर करता है, तंजानिया भी बाउंड्री शेयर करता है, जो कि 0 डिग्री के
पास से होकर गुजरता है और साथ में लेक विक्टोरिया भी यहाँ से गुजरती है। और इस झील भ्रंश घाटी में अवस्थित नहीं, मतलब यह जो झील है ये भ्रंश घाटी में अवस्थित नहीं है, क्योंकि अभी आपने सेकंड नंबर पे लेक तंजनाइका को पढ़ा, ये रेड कलर की जो पट्टियां हैं ये बता रही हैं कि ये भ्रंश घाटी है। लेक मलावी को पढ़ा, ये भी भ्रंश घाटी में, लेकिन अगर आप देखोगे विक्टोरिया झील को, ये भ्रंश घाटी में स्थित नहीं है, बल्कि भ्रंश घाटियों से घिरी हुई है। एक तरफ इधर भ्रंश घाटी आपको देखने को मिलेगी केन्या की राजधानी नैरोबी के पास, और एक तरफ आपको इधर देखने को मिलेगी भ्रंश घाटी, लेकिन ये भ्रंश घाटी के बीच में स्थित है। और इसी झील से आपको व्हाइट नील नदी निकलती हुई दिखेगी, जो आगे ब्लू नील नदी से मिलेगी और आगे जाके ये नील नदी के रूप में जानी जाएगी। अगर आप देखोगे तो ये जो आपको नील नदी देखने को मिल रही है ये मुख्य रूप से इसी झील से निकलते हुए आ रही है। इस तरीके से आप हाईलाइट कर सकते हो, इस तरीके से, क्योंकि आपको अभी मैं कुछ देर बाद लेक ताना के बारे में बताऊंगा। नहीं, लेक ताना नहीं होगी, लेक शायद असल होगी, ठीक है। यहां से आपको देखने को मिलेगी ब्लू नील और व्हाइट नील दोनों ही खार्तूम, जो कि सूडान की राजधानी है, जहां पर मिलन करेंगी और मिलने के बाद वो आगे नील नदी के रूप में आगे बहना शुरू करेंगे। तो अभी आपको बस इतना ही जानना है कि लेक विक्टोरिया से कौन सी नदी मतलब नदी निकलती है, तो आप कह सकते हो कि व्हाइट नील नदी यहीं से निकलती है, ठीक है, लेक विक्टोरिया से। आगे देखोगे तुर्काना झील के बारे में बात करूंगा मैं। आप देख पा रहे होगे, अगर एक लोकेशन ट्रैक करोगे तो मैं उस लोकेट को कर रहा हूं, लोकेशन को। लेक मलावी आपको साउथ में मिली, उसके ऊपर आपको लेक तंजनाइका मिली, उसके ऊपर आपको लेक विक्टोरिया मिली, और उसके ऊपर आप देखोगे तो लेक तुर्काना मैंने आपको दिखा दी। और ये भी कहां पे? भ्रंश घाटी में। अफ्रीका में जो ग्रेट रिफ्ट वैली है, जो कि नॉर्थ अफ्रीका से साउथ अफ्रीका तक जाती है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट झील आपकी लेक विक्टोरिया इसमें स्थित नहीं है, जबकि आपकी लेक तंजनाइका भी है, लेक मलावी या लेक न्यासा भी है, और वहीं आपको लेक तुर्काना भी देखने को मिलेगी। कौन सी नदी देखने को मिलेगी? मतलब झील लेक तुर्काना भी यहाँ पे देखने को मिलेगी। इसकी खास बात की बात करें तो ये आपको केन्या, आप पॉलिटिकल मैप में भी देख सकते हो, मैं यहाँ पे फिजिकल मैप को ही बता रहा हूँ। इथोपिया, केन्या इथोपिया की सीमा पर स्थित है लेक तुर्काना, और वहीं ताना झील इथोपिया की उच्च भूमि पर अवस्थित है। अगर मैं ताना झील की बात करूं, लेक तुर्काना की बात नहीं कर रहा हूं, ताना झील की बात कर रहा हूं, जो कि इथोपिया हाईलैंड पर स्थित है। कहां पर स्थित है? लेक ताना। इस तरीके से आप हाईलाइट कर सकते हो। और अगर मैं कहूं कि लेक ताना से ही ब्लू नील निकलती है, ये कंफ्यूजन जो अभी हो रहा था लेक असल को लेके, ये सही हो गया कि लेक ताना से ही आपकी ब्लू नील निकलती है और विक्टोरिया झील से आपकी व्हाइट नील निकलती है। ये दोनों खार्तुम के पास आकर नील नदी के रूप में बहना शुरू कर देते हैं। और खार्तुम किसकी राजधानी है? सूडान की राजधानी है। दोस्तों आप लिख सकते हो, इस बार आरओ एग्जाम में मिलान करने के लिए भी आया था कि सूडान की राजधानी क्या है, तो खार्तुम नदी, और इसके बाद यह नील नदी कहलाने लगती है। यानी ब्लू नील और व्हाइट नील के मिलने के बाद ही नील नदी बनती है, जो कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, क्योंकि सबसे बड़ी नदी पहले आपको अमेजन नदी देखने को मिलेगी। हालांकि अफ्रीका की सबसे बड़ी नदी नील नदी है, अफ्रीका की सबसे बड़ी नदी नील नदी है, लेकिन वैश्विक स्तर पे दूसरे नंबर पे आती है, क्योंकि पहली नदी कौन सी है? अमेजन नदी है, दुनिया की सबसे लंबी नदी। तो यहां तक चीजें आपको पॉइंट आउट हो चुकी होंगी। और यहीं से अगर आप देखोगे कि इस तरीके से आप कह सकते हो कि नील नदी कहलाती है, और ताना लेक से निकलने वाली जो अथबारा नदी है, यह भी नील नदी से जाकर आगे जाके मिल जाती है। तो आप देखोगे कि इस लेक ताना से आपको ब्लू नील नदी तो देखने को मिल ही रही है, व्हाइट नील नदी से मिलने के बाद खार्तुम में नील नदी बन जाती है, लेकिन इसी से निकलने वाली एक अथबारा नदी, ये भी आगे जाके इस पॉइंट पर मिल जाती है। कहां पे मिल रही है अथबारा नदी? इस पॉइंट पर। तो आप लोकेट कर पा रहे होगे अथबारा नदी को भी। देखो ये सारे पैटर्न होते हैं दोस्तों आपको एक कॉन्टिनेंट को पढ़ने का। अगर आप लोग वही PYQ सीरीज से या किसी भी वन लाइनर बुक से अगर आप रटते रहोगे, अफ्रीका की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया झील, फिर पढ़ोगे अफ्रीका की सबसे गहरी झील लेक तुर्काना, समझ में नहीं आएगा कि लेक तुर्काना पढ़ना है कि लेक तंजनाइका पढ़ना है या विक्टोरिया पढ़ना है, कौन सी रिफ्ट वैली में, कौन सी रिफ्ट वैली में नहीं है। इससे रटने से अच्छा है कि मैप की एक मैपिंग बनाओ अपने दिमाग में, फ्रेमिंग तैयार करो कि भाई अफ्रीका में हमने शुरू किया था सर के साथ पहले क्लास में, हम लोगों ने सीधे अल्जीरिया वगैरह से देखते हुए और आपके ट्यूनीशिया, ये सारे देशों को हमने देखा, और इसके बाद हम सीधे सीधे कहाँ पर आ गए? नीचे तंजानिया हो गया, मोजाम्बिक हो गया, और इथोपिया हो गया, सोमालिया हो गया, ये सारी चीज़ों को हमने कवर किया, अफ्रीका वगैरह। और फिर हम वहीं से झीलों के माध्यम से ऊपर चलते आ रहे हैं। अफ्रीका के ऊपर हम लोगों ने देखा कि लेक मलावी जो हमने देखा, या लेक न्यासा कह सकते हो, उसके ऊपर लेक तंजनाइका देखा, फिर विक्टोरिया झील देखा, फिर तुर्काना झील देखा, फिर लेक ताना देखा जहां से ब्लू नील निकली, विक्टोरिया से व्हाइट नील निकली, आगे जाके खार्तुम नदी, खार्तुम पे सूडान की राजधानी पे ये आपस में मिल जाती है, इसके बाद ये नील नदी कहलाती है। और वहीं लेक ताना से अथबारा नदी निकली जो नील नदी में जाके मिल जाती है। और इस तरीके से नील नदी आगे जाके इजिप्ट के पास नील
का डेल्टा बनाती है और जो चावल की खेती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, भूमध्य सागरीय क्षेत्र मतलब भूमध्य सागर में अपना डेल्टा बनाती है। तो इस तरीके से जब आप लोकेशन को लोकेट करते हो ना, तो आपको रटना नहीं पड़ता है, बस एक बार अपने मैप पे अच्छी सी पकड़ हो जाए आपकी, तो मैं कह सकता हूं कि जो वर्ल्ड मैप होती है ना, वर्ल्ड मैपिंग या वर्ल्ड ज्योग्राफी की अगर आपकी मैपिंग की लोकेशन अच्छी है, इवन कि कई लोग मुझसे पूछ चुके हैं कि सर अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट को रिवील करिए, तो मैं आज यहीं पर रिवील कर देता हूं, बता देता हूं कि मेरा जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो PSIR है, पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन, जिसमें मैंने ग्रेजुएशन भी किया, मास्टर्स भी किया और साथ में नेट भी क्वालिफाइड किया, GRF भी क्वालिफाइड किया इसमें मैंने को, और यही मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट भी है। और शायद इसी वजह से अचानक से यूपी PCS 2023 से जब ऑप्शनल सब्जेक्ट को हटा दिया गया, तो GS के पेपर अच्छे होने के बावजूद भी मेरा यूपी स्पेशल में कमांड ना हो पाने की वजह से सिलेक्शन नहीं हो पाया, PCS मेंस क्वालिफाई नहीं हो पाया 2023 का। लेकिन मैं कहता हूं कि जब मैंने ज्योग्राफी को पढ़ा ना, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी मैपिंग, तो मुझे ऐसा एहसास हुआ कि जिस बच्चे के पास ज्योग्राफी ऑप्शनल है वो नो डाउट 70 to 80% चीजों को GS के स्तर पे समझ जाएगा आसानी से, क्योंकि दोस्तों सारी एक्टिविटी आपकी दुनिया पे ही हो रही है, पृथ्वी पे ही हो रही है। पृथ्वी का मतलब हो गया ग्लोब अर्थात मैप। अगर आपकी समझ मैप पर है, वर्ल्ड ज्योग्राफी पे मैप है, यानी ज्योग्राफी कोई अलग से सब्जेक्ट नहीं, अगर आपकी समझ इस पे बहुत अच्छी है, जिस दुनिया पे आप रह रहे हो, जिस दुनिया पे आप राजनीति कर रहे हो, जिस दुनिया पे आप आर्थिक गतिविधि कर रहे हो, समाज का समाज वहां पे रह रहा है, सारी चीज हो रही है, अगर उस दुनिया की लोकेशन आपको अच्छे से ट्रैक कर पा रहे हो, नदियों को, झीलों को, पर्वत, पठार, नदी, देश, समुद्र, जल, चैनल, सारी चीजें, तो नो डाउट आप बाकी सब्जेक्ट्स को भी इजीली आप इससे कनेक्ट करके स्टडी कर पाओगे। हालांकि मेरे पास अब उतना लंबा समय नहीं था कि मैं अब ऑप्शनल को चेंज करूं, और मेरा आगे कोई भविष्य में प्लान भी नहीं है कि मैं ऑप्शनल चेंज करूं। मैं अपने ऑप्शंस के साथ ज्यादा कंफर्टेबल हूं, लेकिन फिर भी मैं ये मानता हूं कि अगर मैं ऑप्शनल चेंज करने या स्विच करने की कोशिश करूं तो मैं ज्योग्राफी को प्रायोरिटी सबसे पहले दूंगा, बाकी अदर किसी सब्जेक्ट की अपेक्षा। मैं यहाँ पे किसी बच्चे को ऑप्शनल लेने के लिए फोर्स नहीं कर रहा हूं कि आप ज्योग्राफी लीजिए, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि अगर ज्योग्राफी की समझ अच्छी रखनी है तो आपको एटलस की मैपिंग अच्छे से आनी चाहिए, तब आप जो है कि वर्ल्ड को अपने हाथों में, कहते हैं ना कर लो दुनिया मुट्ठी में, तो कर लो दुनिया मुट्ठी में तभी होगी जब आप पूरी एटलस पे अच्छी पकड़ रखोगे। ठीक है, चलो बहुत हो गई बकवास, चलते हैं टॉपिक पे दोबारा आ जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंस मैंने बता दी, जो लोग समझ पाएंगे वो चीज जरूर समझेंगे, और जो नहीं समझ पाएंगे वो केवल रटते रह जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। हम लोग यहाँ पर देख रहे थे कि अथबारा जो नदी है वो भी नील नदी से जाके मिल जाती है। फिर आगे आप देखोगे इजिप्ट में, हालांकि यहाँ पे मेरा मैप जो है कि थोड़ा सा ब्लर होगा, लेकिन कोई बात नहीं, आप अपने मैप में भी देखते रहिएगा, मैं बस आपको चीजें लोकेट करवा पा रहा हूँ। तो इजिप्ट में इसी नदी पर आपको एक डैम देखने को मिलेगा, आसवान डैम। ये बहुत फेमस डैम है, जिस प्रकार से जाम्बेजी नदी पे करीबा डैम फेमस है, कोलोराडो नदी पे आपका हूवर और बाउल्डर डैम फेमस है, या फिर अगर मैं बात करूं कि नील नदी पे कौन सा डैम फेमस है, तो आसवान डैम फेमस है। और ये कई बार प्रश्न मिलान करने के लिए भी आता है, आसवान बांध किस नदी पर है, तो मैं कह सकता हूं कि ये आपके नील नदी पर स्थित है। लेकिन इस बांध के लिए जलाशय कहां से आएगा, तो लेक नासिर यहाँ पे नीचे इसी के देखने को मिलेगा, आसवान बांध के पास। और आप यहाँ पे लिख सकते हो कि जो आसवान डैम है ये किस नदी पर है, ये नील नदी पर स्थित है। तो आप इस तरीके से इसको हाईलाइट कर सकते हो। यहां तक चीजें आपको समझ में आ गई। तो इस तरीके से आपने देखा कि इस तरीके से आसवान बांध के बारे में पूरी जानकारी ले ली। अब यहां पर हम बात करेंगे, दोबारा नीचे आते हैं अब नदियों पर। हमने कहां से शुरुआत की थी, अगर आपको आइडिया होगा पॉलिटिकल मैप से, अगर आपने पहले लेक्चर को कवर किया होगा, तो मैंने कुछ इस तरीके से इसकी शुरुआत की थी, यहां से होते हुए आपको यहां तक लेके आया था। फिर उसके बाद मैंने यहां पर आपको पेम्बा और जांजीबार आइलैंड के पास होल्ड कर दिया था। आज की क्लास मैंने यहीं से शुरू की थी, और यहां से शुरू करते हुए पेम्बा और जांजीबार आइलैंड से होते हुए अफ्रीका महाद्वीप के बारे में, साउथ अफ्रीका के बारे में बताते हुए, फिर ऊपर यहीं से मैं होते हुए इन झीलों के माध्यम से मैं ऊपर लेकर आपको गया। लेकिन अब वापस मैं यहीं पर आपको लेकर आना चाहूंगा, क्योंकि अभी तक हम हिंद महासागर की तरफ की चीजों को पढ़ रहे थे, अब हम चलेंगे अफ्रीका कॉन्टिनेंट के पश्चिमी क्षेत्र की ओर। तो मैं फिर से दक्षिण अफ्रीका आपको बुलाना चाहूंगा। पॉलिटिकल मैप चाहे फिजिकल दोनों ओपन कर लीजिए, हालांकि ओपन तो आपका रहेगा ही, दोनों चीजें ही होंगी। अब यहाँ पे जरा मैं जूम कर रहा हूँ, हालांकि मेरे में शायद थोड़ा सा क्लियर ना दिख रहा हो, लेकिन आपको देखना पड़ेगा अपने मैप में हर हाल में, जहां जहां पे मैं बोल रहा हूँ बस उस लोकेशन को आप ट्रैक करते रहोगे मेरे साथ। दक्षिण अफ्रीका से निकलने वाली नदी ओरेंगो भी कह सकते हैं, ओरेंज भी कह सकते हैं, ये दक्षिणी अटलांटिक महासागर में गिरती है। अगर ओरेंज नदी की मैं बात करूं तो ये नदी आपको हाईलाइट में जहां पे कर रहा हूं, जहां पे नामीबिया डेजर्ट लिखा हुआ है, नामिब डेजर्ट, यहाँ पे ओरेंज नदी आपको देखने को मिलेगी, जो सामान्यतः कहां
कहाँ मिलेगी? आपको साउथ अटलांटिक ओशन में गिरती हुई देखने को मिलेगी। कहाँ पे? दक्षिणी अटलांटिक महासागर में गिरेगी और यह नदी दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया के मध्य एक राजनीतिक सीमा भी बनाती है। अगर आप अपने पॉलिटिकल मैप में देखोगे तो आपको नामीबिया और साथ में क्या देखने को मिल रहा है? दक्षिण अफ्रीका, इन दोनों देशों के बीच में राजनीतिक सीमा बनाती है। तो आप इस तरीके से लिख भी सकते हो कि साउथ अफ्रीका एंड नामीबिया, ठीक है। बस इतना भी लिख दोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये इन दोनों देशों की बाउंड्री पर है और ये साउथ अटलांटिक ओशन में गिरती है। फिर वहीं पे अगर मैं बात करूं दक्षिण अफ्रीका में इस नदी पे एक जलप्रपात देखने को मिलेगा, आपको यहीं पे लिखा हुआ है, जिसका नाम होगा ओग्रेबिस जलप्रपात या ओग्रेबिस फॉल्स देखने को आपको मिलेगा, जो ओरेंज नदी पर है। हालांकि ऐसा प्रश्न कभी भी नहीं पूछा गया अभी तक, क्योंकि जनरली आपसे एंजल जलप्रपात पूछ लिया जाता है या फिर आपका ये विक्टोरिया जलप्रपात पूछ लिया जाता है, जो खास खास जलप्रपात है। लेकिन हो सकता है कि अगर ये कभी पूछ लिया जाए कि ओग्रेबिस जलप्रपात तो ये कहाँ पर होता है, ठीक है। और वहीं पे वाल इसकी एक महत्वपूर्ण नदी के रूप में जानी जाती है। ये रही वाल, ये आपकी वाल जो है ये इसकी एक महत्वपूर्ण नदी, ऑरेंज की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी के रूप में माना जाता है। जैसे ये ऑरेंज नदी है, इसी पर एक जलप्रपात देखने को मिला, लेकिन वाल इसकी एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है और इन सभी नदियों का निकास कहाँ मिलेगा? दक्षिणी अटलांटिक महासागर में देखने को मिलेगा। आगे अगर हम बढ़ेंगे तो क्या देखने को मिलेगा? सामान्यतः दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया के उष्णकटिबंधीय तटीय मरुस्थल को नामीबियन मरुस्थल भी कहते हैं, जो कि इस तरीके से आप हाईलाइट कर सकते हो, इस तरीके से। हालांकि मरुस्थल हमेशा वेस्टर्न कोस्ट में ही ज्यादा क्यों देखने को मिलते हैं? चाहे भारत का भी पश्चिमी एरिया देखो, राजस्थान में देखने को मिलेगा, अफ्रीका के पश्चिमी एरिया में देख लो तो नामीबिया डेजर्ट देखने को मिलेगा, और अमेरिका के पश्चिमी डेजर्ट देख लो, अमेरिका में भी आपको पश्चिमी साइड में मिलेगा, या फिर आपको साउथ अमेरिका में भी देखोगे तो आपको एक डेजर्ट मैंने आपको दिखाया था जिसका नाम अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। तो ये सारे जो रेगिस्तान होते हैं, यानी कि जो मरुस्थल होते हैं, सामान्यतः पश्चिमी क्षेत्र में ही क्यों होते हैं किसी भी महाद्वीप के, इसकी भी डिटेल जानकारी मैं आपको मेंस की क्लास में जो है कि कवर कराऊंगा। तो यहाँ पर आपने देखा कि ये जो नामीबिया डेजर्ट है या नामीब डेजर्ट के रूप में आप देखोगे तो ये मुख्य रूप से किसमें देखने को मिला? दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया के बाउंड्री पर, यानी कि इन दोनों देशों की सीमा रेखा पर स्थित है। हालांकि इस मरुस्थल के तट को एस्केलेटन कोस्ट भी कहते हैं, इस मरुस्थल के तट को एस्केलेटन कोस्ट भी कहते हैं। कोस्ट तो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, एस्केलेटन मतलब वही कंकाल तंत्र की तरह। तो इस तरीके से आप इसको मेंशन कर लेना, क्योंकि कई बार होता है कि इस तरीके के नाम को पूछ लिया जाता है यूपीएससी के द्वारा कि एस्केलेटन कोस्ट चर्चा में था, ये कहां पर है, ठीक है। तो ये चीज आपको याद होनी चाहिए। और नामीब मरुस्थल में स्थित एक स्वैकपमुंड करके एक लोकेशन है, जो नामीबिया की शीतकालीन राजधानी भी बनती है। अगर आप इसको पॉलिटिकल मैप में देखोगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा स्वैकपमुंड, आप देख सकते हो। वैसे तो नामीबिया की जो राजधानी है वो विंडहोक होती है, ठीक है, विंडहोक इसकी मुख्य राजधानी है। और अगर हम बात करें कि इसकी जो कोस्टल रीजन की जो राजधानी है शीतकालीन, ये आपकी हो जाती है स्वैकपमुंड। क्यों राजधानी जो है कि शीतकाल में यहाँ पे तट के समीप ला देते हैं? क्योंकि ताकि यहाँ पे मानसून बहुत अच्छा रहता है और आराम से यहाँ पे काम होता है। जबकि विंडहोक की बात करेंगे जो कि तट से दूर है नामीबिया हाईलैंड में, और ये नामीबिया की मुख्य राजधानी है। तो नामीबिया की ओर चर्चा में रहेगा। अच्छा, एक चीज और है कि जो हमारा जो चीता प्रोजेक्ट चला है, जहां से 8 चीतों को लेके आया गया था सबसे पहले मोदी जी के द्वारा, हालांकि बाद में जो 12 चीते भी लाए जाते हैं वो तो अफ्रीका से लाए जाते हैं, लेकिन जो 8 चीते लाए गए वो नामीबिया से लाए गए हैं। और नामीबिया की राजधानी विंडहोक जो है कि बहुत चर्चा में थी। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी और जानकारी दे दूं कि अफ्रीका देश जो है, दक्षिण अफ्रीका देश में एक और देश इसी में इंक्लूड है, लेसेथो नाम का एक देश है, और जिसकी राजधानी की अगर मैं बात करूं तो मेसारू है। क्या नाम है? मेसारू। ये इसकी राजधानी है, लेसेथो की राजधानी मेसारू। तो याद रख लेना, क्योंकि लेसेथो एक ऐसा देश है जो कहीं ना कहीं क्या हुआ है, एक साउथ अफ्रीका देश से चारों तरफ से घिरा हुआ देश है। चलिए टॉपिक पे आते दोबारा। नामीबिया की बात हम लोग कर रहे थे, स्वैकपमुंड की यहाँ पे बात की थी हम लोगों ने, तो हाईलाइट कर लेना। और स्वैकपमुंड को आप लिख सकते हो कि ये एक शीतकालीन राजधानी है। कैसी राजधानी है इसकी? शीतकालीन जो है कि ये राजधानी है नामीबिया की। अब इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं कि अगर हम इसके और ऊपर बढ़ना चाहेंगे तो आप देखोगे कि अंगोला और नामीबिया की बाउंड्री पे आप पॉलिटिकल मैप पे भी देख पाओगे, फिजिकल मैप पे भी देख पाओगे, एक क्यूनेन करके नदी जाती है। क्योंकि अक्सर जो बाउंड्री शेयर करने वाली नदियां होती है ना, उसको एग्जामिनर हमेशा पूछता है। आरओ एग्जाम में आप देखो जाम्बेजी नदी को पूछ लिया गया था, उसके साथ एक स्टेटमेंट था कि विक्टोरिया जलप्रपात इस पे है कि नहीं। दूसरा स्टेटमेंट ये पूछा गया था कि क्या किन दो देशों के बीच में ये बाउंड्री शेयर करती, जाम्बेजी और जाम्बिया, जो भी है, जो भी एग्जाम में पूछा गया हुआ, लेकिन बाउंड्री शेयर वाला पूछा गया था। इसीलिए मैंने अभी आपको एक नदी के बारे में बताया, जो कि आपने देखा कि क्यूनेन नाम से ये नदी है और ये किसकी बाउंड्री शेयर कर रही है, अगर आप देखोगे तो।
और इससे पहले मैंने अभी ओरेंज नदी को भी बताया जो दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया के बीच में राजनीतिक सीमा बनाती है। वैसे क्यूनेन की बात करेंगे तो ये अंगोला और नामीबिया के बीच में राजधानी बनाती है। हालांकि अंगोला की राजधानी आप सुनोगे तो आपका नाम हंसी भी आ सकती है कि ये लुआंडा नाम से है। किस नाम से? लुआंडा। नामीबिया की राजधानी विंडहोक, जबकि अंगोला की राजधानी लुआंडा। और यहीं पे क्यूनेन नाम की जो नदी है, क्यूनेन नदी, ये आपके अंगोला और नामीबिया की बाउंड्री शेयर करती है। अगर आप मेरे साथ इन लोकेशन को भी बस आप हाईलाइट करते हुए चलोगे, बीच में यहाँ पे कुछ इस तरीके से नदियों के बारे में लिख सकते हो कि ये हो गई अंगोला प्लस जो है कि नामीबिया, तो भी आपकी वर्ल्ड मैपिंग बहुत अच्छी हो जाएगी, क्योंकि आप इस लोकेशन को सुनते चलोगे और साथ में मेरे जो नोट्स होंगे उसे अगर आप प्रिंट आउट करा लोगे तो बहुत ही बेनिफिट आपको मिलेगा। टेलीग्राम चैनल उसके लिए ज्वाइन कर लेना, ग्लैंस एकेडमी के नाम से है, जिसपे लगभग 7,000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं, 6.9K के आसपास हो चुके हैं। कोई फर्जी चैनल को मत ज्वाइन कर लेना जिसपे 1,000-1,200 भी ना हो, ठीक है। तो जब भी करना आप हमारे ऑफिशियल प्लेटफॉर्म के लिए आप हमारे चैनल पे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, उस पर क्लिक करोगे तो सीधे आप हमारे ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर आ जाओगे। अब बात करेंगे यहाँ पे, मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में ही बताया था जब मैं आपको पढ़ा रहा था दारुल सलाम पढ़ा रहा था, दारुल सलाम जो कि बंदरगाह था, बहुत इंपॉर्टेंट व्यस्त बंदरगाह था इसका तंजानिया का। तो वहां पे मैंने पेम्बा और आपको आइलैंड वगैरह पढ़ाए थे जो लॉन्ग आइलैंड के रूप में। तो वो आपका पूर्वी जो है कि जो तंजारा रेलवे लाइन है उसका पूर्वी रेलवे स्टेशन था। वहीं मैंने आपको ये भी बताया था कि बेंगुला की बात करूंगा, जहां पे बेंगुला जलधारा भी होती है, ये पश्चिमी इसका जो है कि क्या रहेगा, रेलवे स्टेशन रहेगा, ठीक है। अंगोला का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह भी है और ये तंजारा रेलवे का पश्चिमी जंक्शन भी है। और इस बंदरगाह पर पड़ने वाले दबाव को कम करने के लिए लोबीतो बंदरगाह का विकास किया है, ठीक है। तो ये आप देखोगे बेंगुला बंदरगाह के साथ साथ लोबीतो बंदरगाह को भी डेवलप किया जा रहा है, जो कि बेंगुला के दबाव को कम करने के लिए। और अंगोला की राजधानी जो लुआंडा है, यह भी एक बंदरगाह शहर है, क्योंकि ये भी कहाँ पे, ये कोस्टल रीजन पर है, इसलिए इसको भी आपको ध्यान में रखना होगा। आगे चलते हैं यहाँ पर। अगर अब हम बात करेंगे कांगो नदी की, हालांकि ये मितुम्बा पर्वत से निकलती है। मितुम्बा पर्वत आपको फिजिकल मैप में देखने को मिल जाएगा कुछ इस लोकेशन पर, ठीक है। ये जो लेक तंजनाइका है, इसी लोकेशन के आसपास इस तरीके से MTS मितुम्बा लिखा होगा। MTS मल्टीटास्किंग स्टाफ नहीं, MTS का मतलब होता है माउंटेन, ठीक है। तो माउंटेन मितुम्बा के पास ये कांगो नदी एक निकलती है, जिसको हम लोग कांगो नदी या कांगो जायरे के नाम से ये जानते हैं। और अगर इसके बारे में यहाँ पे देखोगे तो ये रही कांगो नदी की बाहर निकलने की लोकेशन। और ये कहाँ से रही है आप देखोगे तो इस तरीके से आप देखोगे कांगो नदी जो है कि निकलती है। हालांकि ये जायरे के नाम से और एक कांगो के नाम से, अलग अलग नदियों के नाम से है। तो ये किन्सासा और ब्राज़ाविला, ठीक है, किन्सासा और ब्राज़ाविला। तो ये रही किन्सासा, ये किसकी राजधानी, ये डोमिनिकन रिपब्लिक ऑफ कांगो की राजधानी, ये भी प्रश्न आया हुआ था। और वहीं कांगो की राजधानी आप देखोगे तो ब्राज़ाविला है, और इन दोनों की राजधानी के बीच में बाउंड्री शेयर करते हुए कांगो नदी आती है। कितनी इंपॉर्टेंट नदी होगी दोस्तों अफ्रीका के लिए, क्योंकि मितुम्बा पर्वत से तो निकल रही है यहाँ पे, जो ये लेक तंजनाइका के पास मितुम्बा पर्वत है, अपने फिजिकल मैप में आप देख सकते हो, वहां से ये निकलते हुए जो है कि आती है कांगो जायरे, और ये दो महत्वपूर्ण राजधानियों के बीच बाउंड्री शेयर कर रही है। डोमिनिकन रिपब्लिक ऑफ कांगो यानी कि जायरे की जो राजधानी है वो किन्सासा है, और वहीं कांगो की राजधानी ब्राज़ाविले है, और इन दोनों के बीच में ये बाउंड्री शेयर करते हुए ये यहाँ पर गिर रही है। तो ये इंपॉर्टेंट हो गए, मितुम्बा पर्वत से निकलने के बाद कांगो नदी किन्सासा और ब्राज़ाविला से होते हुए दक्षिणी अटलांटिक महासागर यानी कि साउथ अटलांटिक ओशन में गिरती है ये। और यह नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। कैसे काट रही है, अगर आप जूम करके देखोगे तो मैं बताऊंगा कि ये 0 डिग्री की रेखा है, ये विषुवत रेखा इक्वेटर, एक बार यहां पे काट रही है, इस पॉइंट पर काट रही है, दूसरी बार ये दोबारा यहां से आती है तो इस पॉइंट पर भी काटती है। तो ये 2 पॉइंट हैं जहां पर ये 0 डिग्री रेखा को यानी भूमध्य रेखा को काटती है। जैसे लिम्पोपो नदी मकर रेखा को काट रही है अफ्रीका में, भारत में माही नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काट रही है, तो इसी तरीके से ये भी एक इंपॉर्टेंट हो जाती है जो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। और कसाई एक इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदी है। कसाई की अगर हम बात करें तो ये रही इसकी एक महत्वपूर्ण सहायक नदी, जो कांगो नदी के पास आते हुए यहाँ पे कसाई नदी जो है कि इसमें मिल जाती है, जो कि इसकी एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है, जो हीरा के भंडार की दृष्टि से अफ्रीका का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र भी है। कसाई वाला क्षेत्र जो है अफ्रीका का एक हीरा भंडार की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र भी है। यहां तक चीजें समझ में आ गई। आगे देखते हैं कांगो गणराज्य की बात करें अगर हम लोग, ठीक है, हो सकता है आज ये क्लास कंप्लीट ना हो पाए अफ्रीका महाद्वीप की, लेकिन कल आपको ये कंप्लीट देखने को जरूर मिल जाएगी।
ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग 3 कॉन्टिनेंट को कवर कर चुके होंगे। कांगो गणराज्य की बात करें तो औद्योगिक जो है कांगो गणराज्य औद्योगिक हीरे के उत्पादन की दृष्टि से विश्व के अग्रणी देशों में एक आता है। जैसे मैंने हीरे के बारे में आपको किम्बरले की खानों के बारे में बताया था, लेकिन वो भंडार के लिए है। लेकिन यहाँ पे प्रोडक्शन के बारे में बात करें तो कांगो जो गणराज्य है, यानी कि डोमिनिकन रिपब्लिक ऑफ कांगो, जिसको हम लोग जायरे भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? जायरे। ठीक है, इसीलिए कांगो नदी को हम लोग जायरे नदी भी कभी कभी कह देते हैं। तो ये हीरे के उत्पादन की दृष्टि से विश्व में एक अग्रणी देश है। और कांगो नदी बेसिन विषुवत रेखी वन में विश्व के सबसे छोटे कद के जो पिग्मी समुदाय होता है उसका निवास स्थान होता है। तो आप यहाँ पे कहीं पर भी लिख सकते हो, जो कांगो नदी बेसिन का ये क्षेत्र है, इसमें आप कहीं पर भी एक तरीके से लिख सकते हो पिग्मी जो समुदाय होता है इसका ये निवास स्थान भी होता है। ठीक है, और ये विश्व के सबसे छोटे हाइट वाले होते हैं, लगभग 1.5 से 2 फुट के हाइट के ये माने जाते हैं, बस इससे ज्यादा बड़ी हाइट नहीं होती है। और ये सबसे छोटे कद के निवास स्थान भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट मैंने निवास स्थान आपको बताया था, किसका बताया था? अगर याद होगा तो नॉर्थ अमेरिका में मैंने कनाडा आइलैंड, मतलब कनाडा के कुछ पॉइंट्स पे मैंने आपको बताया था। अगर याद ना हो तो आप लोग पहली क्लास को देख लेना, वहां पे मैंने इसको बता रखा था। ठीक है,